हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आज आपके साथ म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जो कि मैंने आप लोगों से अभी शेयर कर दिया है, पहले उसे सुन लीजिएगा गाइस, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर मोरन बाबा को देख के एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पर लवांग जी उन लोगों को बताने लगता है कि किस तरह से वो एक बहुत ही प्यारे बच्चे से मिला जो केवल 6 से 7 साल का है, लेकिन उसका टेम्परमेंट बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मैच्योर इमॉर्टल बच्चा होता है या इमॉर्टल कल्टिवेटर होता है। ये सुनकर विभूषण काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि लवांग जी और विभूषण अभी ज़्यादा उम्र के नहीं थे, यही कोई 18-19 के ही हुए थे। तो यहाँ पर बड़ी ही गौर से वो चीज़ें सुनने लगता है। लवांग जी कहता है, मुझे उस बच्चे को देखकर तुम्हारी याद आ गई। वो बच्चा ज़रूर, उसका जो सेकंड जेंडर है वो यहाँ पर ओमेगा है, इसलिए उसके पास से ओमेगा जैसी ही खुशबू आ रही थी। जिस तरह से तुम छोटी सी उम्र में इतनी ही प्यारी प्यारी बातें लिखा करते थे, इतना प्यारा हीलिंग पैट्रियार्क के नाम से सारे नॉवेल्स को लिखते थे, सारी बातों को बताते थे, जिससे सारे लोग मेस्मराइज हो जाते थे, उसी तरीके से वो बच्चा भी बहुत ज्ञानी है। बीइंग, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तुम्हें याद है मेरा कज़न शूशे के चाचा ने उस बच्चे को अडॉप्ट करने का सोचा है। वो हमारे लैंड सेक्ट में आने वाला है। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है, पर मुझे दुख है उसके माता पिता इतनी छोटी उम्र में चले गए। लेकिन उस बच्चे का तेज इतना ज़्यादा था कि उसकी बातों में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इंसान को किसी की जाने का शौक़ मनाना चाहिए। इवन मैं उस बच्चे की जो भी उसका धैर्य था, उसका साहस था, और जितना भी उसकी बात करूं वो कम है। वहीं मैं उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा अमेज रह गया। मुझे सच में खुशी है कि वो हमारे क्लाउड रेसेस में आए। ऐसे बच्चे अगर क्लाउड रेसेस में आएंगे तो क्लाउड रेसेस का जो गौरव होगा, जो इसका प्राउड होगा, वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे अगर सेक्ट में इस तरह के बच्चे आएँ और वो अपनी भी सेक्ट की नॉलेज अपनी भी जगह से चीज़ों को लेकर आएँ, तो कितना ज़्यादा गौरवशाली बन जाएगा हमारा ये सेक्ट। ये सुनकर वेगन कहता है, मुझे उस बच्चे से मिलने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, वो कब आएगा। तो यहाँ पर लंचा बताता है कि 13 दिन तक उसके माता पिता की जो भी विधि विधान पूजा होनी है, उस बच्चे को वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही वो यहाँ आएगा। और वो बताता है कि उस बच्चे ने ज़मीन पर ही बैठना, ज़मीन पर ही उठना और बाकी सारी विधि विधान के साथ सब चीज़ें छोड़ दी। और ये देखकर विभूषण काफ़ी अमेज था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर जो हमारा लवांग जी है ना, वो एक बच्चे के बारे में बता रहा है जो सिर्फ 7 साल का है, और उसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा धैर्य है, और वो इतना ज़्यादा समझदार है। विभूषण जो था वो यहाँ पर मन ही मन सोचता है कि ऐसा बच्चा कितना ज़्यादा लकी होगा, उसे अपने बच्चे के लिए भी ऐसा ही कुछ चाहिए था। वो यहाँ पर बैठकर भगवान से प्रे करने लगता है कि भगवान, मुझे भी उस छोटे बच्चे जैसा ही समझदार बालक दीजिएगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को भी मैं वो सारी चीज़ें सिखाऊं जो उस छोटे से नन्हे से बालक को आज इतनी छोटी उम्र में ज्ञान है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें देखकर हमारा लवांग जी इम्प्रेस होता है। और जैसे ही लवांग जी यहाँ पर उस बच्चे से इम्प्रेस हुआ, ये सुनकर मोरन में भी क्यूरियोसिटी हो गई थी। मोरन बार बार अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे भी उस बेबी से मिलना है। क्योंकि जो मोरन था ना, वो बहुत जल्दी बच्चों से घुल मिल जाया करता था और बच्चों के साथ रहता था, जैसे कि वो अपनी प्रेग्नेंट मम्मा और जिंगी ब्रदर के साथ, यानी कि अपने छोटे जिंगी शिडी के साथ रहा करता था। उसे आदत हो गई थी सबके साथ रहने की। तो यहाँ पर इस छोटे से बच्चे के सुन के भी वो बहुत क्यूरियस हो गया था। ऐसे ही यहाँ पर हमारे प्यारे से जो चू एनिंग था, उसके माता पिता की विधि शुरू होती है और लगभग 13 दिन की पूरी विधि विधान के साथ चलती है। यहाँ पर मोरन डेली उस बच्चे के बारे में नई नई बातें सुनता था, नई नई बातें जानता था, और मोरन और भी एक्साइटेड होता था। मोरन यहाँ पर अपनी मॉम को हाथ मार मार के कहता था, मुझे भी स्कूल जाना है मम्मा, मुझे भी स्कूल जाना है मम्मा, मुझे भी गुरुकुल भेजो ना। तो यहाँ पर विभूषण कहता था, तुम्हारी मम्मा को अभी तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है ना, इसलिए पहले तुम उसे यहाँ आने दो, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। मोरन बार बार जिद करा करता था कि नहीं, मुझे भी स्कूल जाना है। तो विभूषण उसकी ज़िद्दीपन को देखकर मुस्कुरा दिया करता था और वो कहता था, ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल ज़रूर भेजूँगा, लेकिन पहले तुम्हारे भाई या जो बहन होगी उसे आने दो, ताकि उसके बाद तुम आराम से स्कूल जा सको, वरना मम्मा बिल्कुल बोर हो जाएगी ना। तो यहाँ पर अपनी मम्मा को बोर देखकर वो चुप हो जाता था और कहता था, ठीक है, अगर मम्मा नहीं चाहती तो मैं बाद में स्कूल चला जाऊँगा, पर मम्मा मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगी ना कि मैं स्कूल नहीं जा रहा।
या फिर मैं मम्मा को छोड़ के स्कूल जा रहा हूँ। विभूषण कहता था अगर एक बार तुम्हारा भाई हो जाएगा ना, फिर तुम स्कूल जाओगे तो मम्मा को कोई भी दिक्कत नहीं है, वरना मोरन मुझे छोड़ के जाएगा। विंग भी यहाँ पर जानबूझकर सैड फेस बनाता था और मोरन अपनी मम्मा को सैड नहीं देख सकता था। एक दिन विंग के पेट में बच्चा गोल गोल घूम रहा था और लात में मार रहा था, जिसकी वजह से विंग को गुदगुदी और दर्द भी हो रहा था। विंग के पेट पे बच्चे के पैर का निशान देखा जा सकता था, जिसे देखकर यहाँ पर मोरन उस बच्चे के पैर को अपने हाथ से हाथ लगाता है और कहता है लिटिल बेबी प्लीज़ मेरी मम्मा को तंग मत करो, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, मेरी मम्मा को दर्द हो रहा है, मेरी मम्मा तंग हो रही हैं, प्लीज़ मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें कभी डांट नहीं मारूंगा, मैं बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, प्लीज़ मम्मा को बिल्कुल भी तंग मत करो। यहाँ पर मोरन की ये बातें सुनकर विभूषण मुस्कुराने लगता है और कहता है अच्छा तुम्हें अपनी मम्मा से इतना प्यार है मोरन। मोरन कहता है मुझे मम्मा से ढेर सारा प्यार है। मम्मा भैया या जो भी मेरी बहन है वो बेबी कब बाहर आएगा, मुझे बेबी के साथ बहुत खेलना है। उस यहाँ पर विभूषण मुस्कुराता है और कहता है बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर लात भी मारा है और देखो अंदर लगता है घूमना है, तभी मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही है। यहाँ पर 13 दिन कंप्लीट होने के बाद चू वेनिंग को जो शूशे के अंकल थे वो इधर ले आते हैं। शूशे के अंकल जो थे वो चू वेनिंग को लाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पर शूशे और उसकी पूरी फैमिली के पास एक एक वारिस ज़रूर है, बट उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था। चू वेनिंग जैसे शांत चुप प्यारे क्यूट से बच्चे को देखकर उनकी बीवी भाग कर आती है। उनकी बीवी को भी इस बच्चे के बारे में पता चला था और वो उस बच्चे को भाग कर आकर घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे को निहारने लगती है, जो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। चू वेनिंग का बच्चा जो अवतार था ना, उसके प्यारे प्यारे 2 दांत थे, वो भी बिल्कुल खरगोश जैसा लग रहा था। एक ओमेगा बच्चा जो कि बहुत ही प्यारा था लेकिन उतना ही काम डाउन था। यहाँ पर वो उसे सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं आज के बाद बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ बोलो। चू वेनिंग पहले तो थोड़ा हेजिटेट होता है लेकिन फिर अपने आप ही बोल पड़ता है माँ। और ये सुनकर यहाँ पर शूशे की चाची काफ़ी खुश होती हैं। वो उसे गले से लगाती है और कहती हैं मैं ये वर्ड सुनने के लिए तरस गई थी, मेरी कोई औलाद नहीं, इसलिए मैं हमेशा से चाहती थी कि भगवान मुझे एक औलाद दें, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी अपनी औलाद तो नहीं होगी, पर तुम जैसे इतने प्यारे बच्चे, एक इतने बड़े कल्टीवेटर के बच्चे को मुझे अपनाने का मौका मिलेगा। बेटा तुम कभी भी किसी भी चीज़ से नाराज़ मत होना और तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो अपनी बूढ़ी माँ को ज़रूर बताना और अपने पिता को भी, आज से हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। चू वेनिंग यहाँ पर कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ सिर हिला के हामी भर देता है। यहाँ पर वो चू वेनिंग को लेकर अंदर जाती हैं और चू वेनिंग को खाना खिलाती हैं। जैसे कि लैंड सेक्ट में नॉनवेज वगैरह सब कुछ मना था, तो यहाँ पर नॉनवेज तो नहीं बनता था, प्योर वेजिटेरियन खाना वो अपने हाथों से चू वेनिंग को खिला रही थी। चू वेनिंग भी चुपचाप उनके दिए हुए खाने को खा लेता है। यहाँ पर वो बहुत ही प्यार से उसे खिलाती हैं। चू वेनिंग के लिए वो कुछ मीठा भी लेके आई थी। मीठा खाते हुए चू वेनिंग को वो मीठा बहुत अच्छा लगता है और बार बार उसकी जो आंखें थी ना वो उस दूसरी पेस्ट्री पर भी थी जो कि बहुत टेस्टी थी। यहाँ पर वो औरत पूछती है, यानी कि उसकी अब जो कि स्टेप मदर थी, उस तरह से वो पूछती हैं कि क्या तुम्हें और पेस्ट्री चाहिए। चू वेनिंग शर्मा जाता है, कुछ नहीं बोलता, तो वो उसके सामने एक और पेस्ट्री रखती हैं और चू वेनिंग उन्हें थैंक यू बोलता है और उस पेस्ट्री को उठाकर खाने लगता है। चू वेनिंग को मीठी चीज़ें बहुत पसंद थी, पर उसके माता पिता और जो उनके गुरु थे वो उन्हें ज़्यादा मीठा खाने नहीं देते थे, बच्चों को ज़्यादा मीठा नहीं खिलाना चाहिए, इसलिए चू वेनिंग खुश होकर उस पेस्ट्री को खा रहा होता है। तभी यहाँ पर सारे के सारे उसे बताते हैं कि कल से तुम्हें लैंड सेक्ट के गुरुकुल में जाना होगा पढ़ने के लिए। चू वेनिंग उनसे बिल्कुल मान जाता है चीज़ों को लेकर और कहता है कि मुझे कुछ किताबें चाहिए, मेरे पिता हमेशा उन किताबों का मुझसे अभ्यास करवाया करते थे, मैं चाहता हूँ कि आप उन किताबों का अरेंजमेंट कर दें, क्योंकि मैं जब उन किताबों को अपने साथ लेके आया था तो वो सारी जल गई थी। यहाँ पर उसके पिता उनसे उन किताबों के नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि उसे 4 वेद ज़रूर पढ़ने हैं और उसके अलावा भी वो बहुत सारे पुराणों की बातें करता है, जिसे सुन के उसके पिता कहते हैं ये सब बहुत दूर मिलेगा, मुझे उसके लिए काफ़ी दूर जाना होगा, शायद ये लैनलिंग जिन सेक्ट में मिल जाए, मैं बात करता हूँ, वहाँ के कल्टिवेटर्स यहाँ आते रहते हैं, कोई मर्चेंट यहाँ आएगा तो मैं तुम्हारे लिए इस तरह की किताबें ज़रूर मंगवा दूँगा।
ये सुनकर जो वेनिंग कहता है ठीक है, और जो वेनिंग यहाँ पर उसके पिता उसे उसका कमरा दिखाते हैं जो उसके नॉर्मल घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमरा था। जो वेनिंग यहाँ पर आता है और वहाँ पर बहुत सारे स्क्रोल्स को देखने लगता है जो कि लेंस एक्ट की किताबें थी और लेंस एक्ट के रूल्स थे, और लेंस एक्ट में पहले क्या क्या रहा है उस बारे में भी उसका वर्णन था। जो वेनिंग कहता है कि मुझे यहाँ पर आपके जो पूर्वज हैं उनकी किताबें, आपकी हिस्ट्री, आपके सेक्ट की हिस्ट्री के बारे में भी जानना है। क्या आप मुझे कोई किताब ऐसी रिकमेंड कर सकते हैं? तो यहाँ पर लकड़ी का एक स्क्रॉल पड़ा होता है जो कि उसके पिता उसे देते हैं। वो देखते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा कितना ज़्यादा उत्सुक है उनकी हिस्ट्री को जानने के लिए। कभी ऐसा तेजस्वी बच्चा सिर्फ एक उनके सेक्ट में वांगची ही रहा है जो कि हर चीज़ को बहुत छोटेपन से ही पढ़ना और समझना जानता था। वो सोचते हैं कि मुझे एक लवांगची जैसे उनके सेकंड प्रिंस जैसा ही एक प्यारा सा बच्चा मिल गया है जो कि वाइट कपड़े ही पहने रखता है। हालांकि उसके सिर पे रिबन नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और उसकी खूबसूरती भी बिल्कुल सेकंड प्रिंस जो कि एक अल्फ़ा है उन जैसी ही है। यहाँ पर वो मन ही मन अपने सेकंड प्रिंस और जो वेनिंग की बहुत सारी पर्सनैलिटी को कंपेयर करने लगते हैं। उसके बाद वो बैठ जाते हैं। फिर वो अंकल चिरन, चिंगेंजुन और इन सब से मीटिंग करते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया है और उसके बाद वो उस बच्चे को लेंस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं। लेंस के जो गुरुकुल हैं उसमें भी शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं, जिसके लिए सारे लेंस एग्री कर जाते हैं। और चू वेनिंग को 2 दिन बाद से स्कूल जाना था। चू वेनिंग स्कूल आ रहा है ये बात सुनकर मोरन भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो अपने पिता से डेली क्या अपडेट है, क्या बातें चल रही हैं, क्या आगे हो रहा है, ये सारी चीज़ों की अपडेट लिया करता था। वो अपने पिता से अक्सर जानने का बहुत ज़्यादा इच्छुक होता था कि आखिर क्या चल रहा है, चू वेनिंग कब आएगा। उसे जैसे ही पता चलता है ना कि चू वेनिंग उनके लेंसेक्ट क्लाउड रिसेस के अंदर आ गया है, जो कि क्लाउड रिसेस कोई छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर वो एक्साइटेड हो जाता है। उसका मन करता है कि वो उसके बारे में जाने, उसके बारे में नॉलेज ले, उसके बारे में सब चीज़ें जाने। और वो बार बार अपनी माता से जिद करता है कि मुझे भी लेके चलो ना, मुझे भी उसके घर लेके चलो ना मम्मा, मुझे भी देखना है। लेकिन यहाँ पर विभूषण कहता है कि बिना इनविटेशन के इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगता, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम अपने पापा के साथ जाना। यहाँ पर वो अपने पापा को पाउटी फेस बनाकर देखने लगता है और कहता है पापा मुझे वहाँ लेके चलो ना। उसके पापा कहते हैं 2 दिन बाद उसका एडमिशन स्कूल में हो जाएगा, मैं तुम्हें स्कूल में लेके चलूँगा। मोरन यहाँ जिद करने लगता है और कहता है नहीं, मुझे अभी मिलना है, मुझे प्लीज़ लेके जाओ ना। लवांगजी कहता है मोरन जिद नहीं करते, मैंने बोला ना तुम्हें कि 2 दिन बाद वो स्कूल में आ जाएगा, तब मैं तुम्हें लेके चलूँगा। लेकिन मोरन जो था वो नाराज़ हो जाता है। वो पूरे दिन कुछ नहीं खाता और अपनी मम्मा और पापा दोनों से ही बात नहीं करता, क्योंकि उसे उस बच्चे से मिलना था। ये देखकर लवांगजी कहता है मोरन तुम जिद करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मोरन यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन उसके आंसू देखकर ना हमारे प्यारे से क्यूट से विभूषण का दिल पिघल जाता है और वो कहता है नहीं, अब मेरे मोरन को कोई भी नहीं रुला सकता। मोरन सिर्फ एक बच्चे से मिलने की तो जिद कर रहा है, मोरन ने कभी कोई जिद नहीं की। वांगची प्लीज़ इसे ले जाओ ना वहाँ पर। वांगची कहता है ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मोरन को ले जाता हूँ। वो मोरन को गोदी में उठाता है। मोरन खुशी खुशी अपने बाबा के पास चला जाता है और मोरन जो था ना वो अभी भी अपने आंसुओं को टपका रहा था। ये देखकर लवांगजी का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है और वो उसके आंसुओं को पोंछ के कहता है मोरन रोते नहीं, मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। यहाँ पर मोरन कहता है मुझे उससे मिलना है। उसके पापा कहते हैं ठीक है हम चल रहे हैं, अब रोना बंद करो वरना वो क्या सोचेगा कि मोरन कितना रोतरू बच्चा है। मोरन फटाफट अपने आंसू पोंछता है और कहता है डैडी मुझे चलना है, चलो ना। यहाँ पर लवांगजी प्यार से शोशे के चाचा के घर में इन्हें लेके जाता है। लवांगजी को किवाड़ पर देखकर, यानी कि घर के बाहर देखकर, जो लैन थी मिसेस लैन वो भागकर आती हैं और कहती हैं अरे सेकंड प्रिंस आप यहाँ कैसे। तो लवांगजी कहता है कि आपके अडॉप्टिव बच्चे से मेरा ये बेटा, मेरा अडॉप्टिव सन मिलना चाहता है, क्या हम इन दोनों को मिलवा सकते हैं। वो खुशी खुशी कहती है ऑफ कोर्स, आप जैसे ही मिलना चाहें मिल सकते हैं। चू वेनिंग बेटा चू वेनिंग इधर आओ। यहाँ पर बड़े ही प्यार से एक वाइट कलर की फिगर में एक बच्चा जो कि 6 से 7 साल का था और बहुत ही चुप शांत रहने वाला, धीमे धीमे वांगची जैसा ही दिखने वाला एक ओमेगा बच्चा वहाँ पर चल के आता है। मोरन जो था वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मोरन अपने पिता से कहता है मुझे नीचे उतारो, मैं एक अल्फा हूँ, वो क्या सोचेगा। यहाँ पर मोरन जो है वो नीचे
उसे लवांगची उतार देता है और वो खड़ा होता है। चुवेनिंग जो कि एक ओमेगा था वहाँ से मिलने आता है। चुवेनिंग का चेहरा अभी कंपोज था लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मोरन जैसे ही उसे देखता है ना, मोरन यहाँ पर चुवेनिंग के पास आकर उसकी टमी को, क्योंकि मोरन हाइट में छोटा था, 3-3.5 साल का था और यहाँ पर जो हमारा चुवेनिंग था वो 6 से 7 साल का था, तो मोरन उसे सीधा जाकर हक कर लेता है और उसके पेट पे किस कर देता है। ये देखकर सारे थोड़े से हैरान हो जाते हैं। मोरन यहाँ पर कहता है, बाबा इसे घर ले चलो ना, ये कितना क्यूट है, ये बिल्कुल मेरी मम्मा जैसा और आप जैसा दिखता है। यहाँ पर वो चुवेनिंग का हाथ उसकी जो रिस्ट थी ना उसे पकड़ लेता है। तो यहाँ पर उसके पापा समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, वो यहाँ पर इन आंटी का बेटा है। मोरन कहता है ठीक है, फिर इसे हम खेलने के लिए अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो मिसेस लैन थी वो चेहरा ही देख रही थी, क्योंकि मोरन जो था वो यहाँ पर चुवेनिंग को छोड़ नहीं रहा था और चुवेनिंग के हाथों को यहाँ पर ज़ोर से पकड़ने की वजह से वो लाल हो गए थे। लेकिन जब मोरन देखता है कि चुवेनिंग के हाथ लाल हो गए हैं तो वो छोड़ देता है और फिर वो अपने हाथ से उसके स्किन को रब करने लगता है, जिससे उसके निशान 2 मिनट में चल जाते हैं। चुवेनिंग ये देख के अमेज़ था और वो कहता है, तुमने ये कैसे किया? चुवेनिंग के मुंह से पहला ये वर्ड था कि तुमने ये कैसे किया। मोरन कहता है, ये तो ईजी है, मैं ये सब आराम से कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर मोरन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ खेलो ना। चुवेनिंग का हाथ पकड़ता है मोरन और कहता है, मेरे साथ खेलो ना। वो ज़बरदस्ती यहाँ पर खेलने के लिए चुवेनिंग को ले जाता है। यहाँ पर वो चिंतित होकर बोलती हैं, आपका बेटे में ऐसी कौन सी शक्ति है कि उसने अपने हाथ से ही मेरे बेटे को ठीक कर दिया? ये तो सच में मिरेकल हो गया। यहाँ पर वांगची भी थोड़ा सा उसे डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कहता है, मेरा बेटा बचपन से ही इतना ज़्यादा अच्छा है, उसे ये सब चीज़ें आती हैं कि अब मैं क्या ही कहूँ। ऐसे ही बोलकर वो बातों को टाल देता है। चुवेनिंग के साथ यहाँ मोरन भागता है और पास के ही पेड़ में खड़ा होता है। पास के ही पेड़ से वो कुछ फूल उतार कर चुवेनिंग के बालों में लगा देता है। चुवेनिंग के साथ गिगलिंग करता है और अपने कपड़ों में से खूब सारी कैंडी निकालता है। मीठी वाली कैंडी वो चुवेनिंग को देता है तो चुवेनिंग उसे चबाता है। चुवेनिंग को वो बहुत अच्छी लगती है। मोरन कहता है, अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी कैंडी लेके आऊँगा। चुवेनिंग कहता है, तुम और भी लेके आओगे? मोरन कहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। वो दोनों इधर उधर ही घूमते रहते हैं। मोरन फिर घूमते घूमते, क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा था, तो वो गिर जाता है, उसके घुटने पे लगती है। तो चुवेनिंग यहाँ पर मोरन को अपनी गोद में उठा लेता है। मोरन को बहुत शर्म आ रही थी, एक अल्फा होकर एक ओमेगा ने उसे गोदी में उठाया हुआ था। वो मोरन की पट्टी करने लगता है। मोरन अपने हाथ से ही अपनी चोट को ठीक कर सकता था, लेकिन वो चुवेनिंग को देखने में इतना बिजी हो गया था कि उसने अपनी पट्टी भी नहीं की थी और मोरन की सारी पट्टी चुवेनिंग कर रहा होता है। मोरन रो भी नहीं रहा था। चुवेनिंग कहता है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तुम्हें चोट आई है? मोरन कहता है, नहीं, मेरे को दर्द नहीं हो रहा, और वो गिगलिंग करने लगता है। चुवेनिंग उसकी चीक्स को पुल करता है और कहता है, तुम बहुत शैतान हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ पर मोरन कहता है, थैंक यू गग। और जैसे ही वो गगा कहता है ना, चुवेनिंग के कान लाल हो जाते हैं। कभी किसी ने उसे गगा नहीं कहा था, क्योंकि गगा एक इनफॉर्मल वे होता है किसी को पुकारने का और सबसे ज़्यादा इंटीमेट वे होता है। और ये सुनकर कि मोरन इतना छोटा बच्चा होकर इस तरह की भाषा कैसे यूज़ कर सकता है, वो कहता है, मुझे गगा मत कहो, मुझे ब्रदर कहो, एल्डर ब्रदर। तो कहता है, नहीं, मैं आपको एल्डर ब्रदर नहीं मानता, मैं आपको गगा मानता हूँ, क्योंकि आप एक ओमेगा हो और मैं एक अल्फा हूँ। ये बोलकर मोरन भी, उसके भी कान लाल होने लगते हैं। दोनों बच्चों की ये डिस्कशन यहीं एंड हो जाती है, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू नहीं करते और यहाँ पर ये मस्ती में ही लगे रहते हैं। मोरन को चोट आई हुई देखकर जो हमारे चुवेनिंग की अडॉप्टिव मदर थी, वो थोड़ी चिंता हो जाती हैं कि उसे ज़्यादा चोट आ गई, कहीं ये ना हो कि सेकंड प्रिंस गुस्सा हो जाए। लेकिन लवांगची कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मोरन यहाँ पर बहुत खुश था। उसने ज़रा सा भी तनाव अपने चेहरे पे नहीं आने दिया था। तो वो भी, किसी बच्चे को तो चोट लगती ही रहती है, तो इस बारे में स्ट्रेस नहीं होता। जबकि वो चीयरिंग स्पिरिट देखता है हमारे प्यारे से मोरन की। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।